नमस्ते बच्चों, क्लास 10th गद्य खंड। आज हम व्यंग्य जो विधा से लिया गया है लखनवी अंदाज के लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले लेखक का नाम है यशपाल। आप सभी अपनी पुस्तकों में देखिए जीवन परिचय। प्रगतिशील कथाकारी यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में एक सामान्य परिवार में हुआ। इनकी मां प्रेमवती की देखरेख में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में संपन्न करके आपने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए उत्तीर्ण किया। भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए। इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों के मध्य बीता। उन्होंने अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार तथा अत्याचार को देखा था। इससे उनकी क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति और बढ़ गई। उनके मन में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और विरोध की भावना भर गई। उन पर लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे चले। पुलिस से मुठभेड़ में वे गिरफ्तार कर लिए गए। उनको 14 वर्ष की सज़ा दी गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तब वे मुक्त हुए। उनकी साहित्य साधना का सम्मान करते हुए उन्हें देव पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किए गए। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1976 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सारोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो पाठ पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफसिल पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास में एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी सामने वाले जो नवाब साहब बैठे थे उनने मेल मिलाप करने की इच्छा जाहिर नहीं की। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायती के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें
मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और जब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी नज़रें चुरा चुरा के। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख कर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन दिया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनवी का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पानी आती फाँकें देखकर पानी मुँह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुड़ गई। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और माल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूरी कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मेरे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। लेखक ने अपनी कहानी ढूंढ ली व लिख ली। अब आप लोगों को यशपाल जी का यह जीवन परिचय और कुछ संकेत गद्यांश दे रखे हैं,
उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अपनी अपनी कॉपियों में करना है।